हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। हम लोग आज पर्यावरण पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है। तो पराबैंगनी किरण का अवशोषण किया जाता है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत जो है यह पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? पूछा जा रहा है ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक निर्माण है वो है अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन छिद्र देखने को मिलता है। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनाने का संभावित कारण क्या है? तो इसका सही कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय वायुमंडल की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, फ्रिज एवं एसी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखते हैं फ्रिज और एसी में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन है मेफ्रॉन। क्या है दोस्तों? फ्रिज और एसी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल कहा जाता है ओजोन हैलो को का पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया गया था GW केंटमूर। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा लगाया था? GW केंटमूर के द्वारा तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उसके चरणबद्ध रूप बाहर करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कथन देखेंगे, उसके बाद कारण देखेंगे। तो ओजोन जैविक विज्ञान के लिए अति आवश्यक है। पूछा जा रहा है कि ओजोन जो है यह जैविक विज्ञान के लिए अति आवश्यक है। इसका कारण दिया गया है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित रखता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कथन सही है। ओजोन होता है जैविक जीवन के लिए अति आवश्यक है, ये कथन बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित रखता है, तो ये भी कथन सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह डाबसन यूनिट में मापी जाती है। अगला सवाल देखेंगे, किगाली समझौता। क्या है दोस्तों? किगाली समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन है? पूछा जा रहा है किगाली समझौता है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला देखेंगे, यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन हेतु जिम्मेदार है। तो ये कथन सही है। ठीक है, जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए समझौता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा किगाली समझौता क्या है? तो ये जो क्या है, ओजोन विघटनकारी वैश्विक तापन हेतु जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु एक समझौता किया गया था, जिसे किगाली समझौता कहा गया। जनवरी 2019 से यह सदस्य देशों हेतु बाध्यकारी हो चुका है। तो 2019 से यह क्या हो चुका है? बाध्यकारी हो चुका है। उसके बाद है, यह समझौता HCFCs श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु था। तो ये भी कथन सही है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सी, भारत ने इस पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किया था। तो ये कथन गलत है जो आपका पूछा जा रहा है।
तो किगाली समझौता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करता है। पूछा जा रहा है वैश्विक तापन के प्रभाव को कौन इंगित करेगा। तो हिम का पिघलना क्या करता है, ये वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करता है, तो ये कथन सही है। सागरीय जल में क्या होगा, उत्थान होगा। जब टेम्परेचर में वृद्धि होगा तो क्या होगा, सागरीय तल में उत्थान होगा, तो ये भी कथन सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जैव विविधता का ह्रास होगा, ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आपका सभी कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। तो ये पारा शामिल नहीं है, जबकि इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और लेड ये सब क्या है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में इस सब गैस को शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन है। पूछा जा रहा है कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो ये वाहित मल जो होता है दोस्तों, ये जैव अपघटनीय प्रदूषक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो जैविक सूचक का कार्य किया जाता है लाइकेन का। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। प्रकाश रसायनी धूम कोहरा क्या है, प्रकाश रसायनी धूम कोहरा के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। पूछा जा रहा है कि प्रकाश रसायनी धूम कोहरा जिस समय बनता है उस समय कौन उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। किस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होगा, तो जिस समय प्रकाश रसायनी धूम कोहरा बनता है उस समय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है। तो ये होता है पैरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरोक्सी एसीटिल नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है स्मॉग को। स्मॉग क्या है दोस्तों, तो स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एश ये सब क्या है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन है। तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऐसा गैस है जो मोटर कार एवं सिगरेट से निकलती है और यह एक रंगहीन गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है एरोसॉल 1 माइक्रोन से 10 म्यू, 1 म्यू से 10 म्यू तक सूक्ष्म कण होते हैं। तो ये कथन क्या है, तो आपका गलत है। उसके बाद देखेंगे ये ठोस अथवा तरल दोनों क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषक नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो जल प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह जल प्रदूषक नहीं है। ठीक है दोस्तों, जबकि जस्ता, तांबा और निकेल ये सब क्या है, जल प्रदूषक है। अगला सवाल देखेंगे। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। पूछा जा रहा है कि इंडोर वायु प्रदूषण जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक कौन होते हैं। तो इसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो होते हैं दोस्तों, ये सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। पूछा जा रहा है कि अम्ल वृष्टि का कौन सा सही कारण है। तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, तो इसके कारण होता है अम्ल वर्षा। आप लोग याद रखेंगे, अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इस बार क्या पूछा जा रहा है, तो इस बार अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस
वायुमंडल में उत्तरदायी है, तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कनाडा जो है यह अम्लीय वर्षा के लिए सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, फ्रांस नहीं होते हैं, जर्मनी भी नहीं होते हैं, जबकि नॉर्वे होते हैं। दो ऐसे देश हैं जो क्या होता है अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। पहला देश है कनाडा और दूसरा देश है नॉर्वे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 क्या है सही है। अगला सवाल देखेंगे, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? पूछा जा रहा है कि भूमिगत जल जो होता है वो उसको दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण से यूट्रोफिकेशन जो है यह है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जबकि स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस ये सब क्या है? ये सब वायु प्रदूषण से अपना संबंध रखता है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी जैव ऑक्सीजन मांग की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, क्या पूछा जा रहा है? किसी जल क्षेत्र में बीओडी यानी कि जैव ऑक्सीजन मांग की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? तो उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो उस नदी का नाम है दामोदर नदी। और इसी नदी पर एक बांध है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है पंचेत बांध। आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि पंचेत बांध किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पर है और दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वृक्ष की जो पत्ती होती है वो जो सरसराती है तो कितना ध्वनि का डेसिबल उत्पन्न करती है? तो 20 डेसिबल का ध्वनि स्तर वह प्रदर्शित करती है। उसके बाद आएंगे हम लोग सवाल नंबर 23 पे। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? हम लोग क्या किसको मेजर करेंगे? तो ध्वनि प्रदूषण को, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं। क्या है दोस्तों कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पॉलीमर से बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीमर। भोपाल में यूनियन, क्या है दोस्तों? भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ पे? तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध है नाभिकीय दुर्घटना से। क्या है दोस्तों? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। कौन सा दुर्घटना? तो चेरनोबिल दुर्घटना। अगला सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है। जैव उपचार यानी कि रेमेडिएशन से तात्पर्य क्या है? तो जैव उपचार से क्या तात्पर्य है? यानी कि पूछा जा रहा है कि जैव उपचार का सही परिभाषा क्या है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन। जब जीव के द्वारा पर्यावरण से यानी कि टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को जैव उपचार कहा जाता है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक कौन है? तो ये है लेड। क्या है दोस्तों कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक कौन है? तो धातु प्रदूषक है लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रदूषक है और दूसरे तरफ होने वाली बीमारी है। पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे पारा से क्या होता है? तो मिनी माता रोग होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो पारा से कौन सा रोग हो जाएगा? तो मिनी माता। उसके बाद कैडमियम से कौन सा रोग है? तो इसे इटाई रोग होता है। नाइट्रेट आयन से कौन होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, ये गलत है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सुनकर ही याद हो जाएगा। तो पहला है पारा से होता है मिनी माता रोग, कैडमियम से आपका हो जाएगा इटाई इटाई रोग, और नाइट्रेट आयन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हवा में तैरते हुए और हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो इसका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार जो होता है वह 5 माइक्रोन से कम होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़े कचरे को जलाने के लिए। कूड़े कचरे का हम लोग प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग करेंगे। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? अगर बोला जा रहा है कि पानी अगर अशुद्ध हो गया है तो अगर उसको शुद्ध करना है तो किस गैस को हम प्रयोग में लाएंगे? तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषण निवारण क्या है दोस्तों? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये पिछली बार दरोगा के पीटी में पूछा गया था कि जल अधिनियम कब किस वर्ष लाया गया था। तो जल प्रदूषण निवारण यानी कि नियंत्रण अधिनियम इसको लाया गया था 1974 में। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण क्या है दोस्तों? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 1985 में भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। सूची 1 तथा सूची 1 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 में। तो सूची 1 में देखते हैं, तो सूची 1 और सूची 2। तो त्वचा कैंसर होता है किसके कारण? तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है त्वचा कैंसर। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है? तो डेसिबल के कारण होता है। वैश्विक तापन की बात करेंगे तो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापन होता है। ओजोन छिद्र का बात करेंगे तो ओजोन छिद्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन CO2 और ओजोन छिद्र CFC। अगला सवाल देखेंगे। एल्बिडो क्या है दोस्तों? एल्बिडो के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो एल्बिडो किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो क्या है? किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण। क्या है? किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण तथा सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है। तो एल्बिडो क्या होता है दोस्तों? किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण। अगर मान लीजिए कोई सतह है, मान लेते हैं यही सतह है, इस पर क्या करेगा? सौर विकिरण यहाँ पे आएगा तथा सतह द्वारा परावर्तित, यहाँ पे सौर विकिरण आएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, परावर्तित सौर विकिरण, और इसका जो अनुपात होगा वही होता है एल्बिडो। यानी कि कितना आया? मान लीजिए 10 आया, कोई संख्या मान लेते 10 आया और परावर्तित की हुआ कितना हुआ? तो 5 इसका परावर्तित हो गया। ठीक, तो उसी का जो अनुपात होता है वो उसी को एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, और इस चैप्टर से लगभग आपको सवाल देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? यानी कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को कब प्रभावित किया गया, मतलब शुरू किया गया? तो 1976 में से शुरू किया गया था। और जल अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो यह आया था 1974 में। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ है? तो इसका उद्भव हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उदय किस देश में हुआ? तो इसका उदय हुआ था USA में। पर्यावरण प्रभाव आकलन के निम्नलिखित चरणों में कौन सा सबसे विवादित है? पूछा जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो है इसमें सबसे ज़्यादा कौन विवादित है? तो ये है प्रभावों की भविष्यवाणी। किसी भी चीज़ जो प्रभाव होता है उसकी भविष्यवाणी करना हुआ क्या है? सबसे ज़्यादा विवादित है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा जा रहा है,
कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक कौन है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो प्रमुख घटक है वह है उपर्युक्त सभी, यानी कि वायु प्रदूषण, जैविक पर्यावरण और जलीय पर्यावरण। तो वायु प्रदूषण हो जाएगा आपका, जलीय पर्यावरण हो जाएगा और जैविक पर्यावरण आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना को जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। किसी प्रस्तावित योजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये अगला चैप्टर शुरू हो गया है दोस्तों। तो इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 का सही परिभाषा है। तो एजेंडा 21 का जो सही परिभाषा है वह है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना था। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वह है 21वीं सदी से संबंधित है और यह विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। एजेंडा 21, इससे आपको भी पेपर में सवाल देखने को मिलता ही रहता होगा। एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है। तो ये सतत विकास से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सर्वप्रथम वर्ष 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। बोला जा रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य जो है इसे 2030 में प्राप्त करना है। तो ये आपका सही आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे आप लोग, धारणीय विकास लक्ष्य को किस वर्ष प्राप्त किया जाएगा। तो 2030 में प्राप्त किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था। तो 116वां स्थान था। सतत विकास ये किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 से संबंधित है और इसका लक्ष्य 2017 का सूचकांक में भारत का स्थान था 116, यानी कि 116। आइए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसका गुणवत्ता अक्षुण्ण बना रहे। ठीक है दोस्तों, धारणीय कृषि उसे कहा जाता है जिसका मतलब भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है वह अक्षुण्ण बना रहे, मतलब उसकी उर्वरता बनी रहे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। एजेंडा 21 घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी। तो एजेंडा 21 आपको बता चुके हैं, इसका संबंध है सतत विकास से। इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी घोषणा किस सम्मेलन में हुई थी। तो ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इसकी घोषणा किया गया था। किसका। तो सतत विकास यानी कि एजेंडा 21 का। सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में भूख की समाप्ति का लक्ष्य निम्न में से किन राज्यों ने प्राप्त किया है। तो ये गोवा और दिल्ली ने प्राप्त किया है। क्या है दोस्तों कि सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में भूख की समाप्ति का लक्ष्य निम्न में से किन राज्यों ने प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है 2 राज्य, गोवा एवं दिल्ली। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संबंध में कथन का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जा रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो ये आपका सही कथन है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था। अगला सवाल है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 के अनुसार अधिकतम स्कोर किन राज्यों को प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है हिमाचल प्रदेश और केरल को। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य आपको करंट से रिलेट करके पूछा जाता था। तो ये 2019 के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सहस्त्र अवधि विकास लक्ष्य को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो रियो प्लस 10 द्वारा इसे निर्धारित किया गया है। रियो प्लस 20 कहाँ संपन्न हुआ। तो रियो प्लस 20 ये संपन्न हुआ जोहान्सबर्ग में। अगला सवाल है रियो प्लस 10
सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, तो रियो प्लस 10 सम्मेलन में गलत था, सतत विकास एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया था, ये कथन आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सतत विकास लक्ष्य जो है इसमें हम किन किन तथ्यों को शामिल करेंगे? तो इसमें शामिल करेंगे लैंगिक समानता को, निर्धनता उन्मूलन को और उद्योग नवाचार एवं आधारभूत संरचना को शामिल किया जाता है। किसमें? तो सतत विकास लक्ष्य का ये सब क्या है? तत्व है। तो क्या है तत्व? आप लोग देखेंगे एक बार फिर से, लैंगिक समानता, निर्धनता को हटाना है, उद्योग नवाचार एवं आधार संरचना। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, सतत विकास एजेंडा 2030 स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था न्यूयॉर्क सम्मेलन के द्वारा। सतत विकास एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो पेपर में आपको नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता होगा। तो ये पूछा जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल पे आते हैं। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 2012 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये उपर्युक्त सभी निर्धारित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है, ये भी सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2018 में करंट अफेयर में पूछा गया होगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना की गई थी। तो UNEP की स्थापना की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा। आप लोग को बता दें UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी में। कहाँ है दोस्तों? केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। इसकी स्थापना किया गया था किस सम्मेलन के द्वारा? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल मिशन कौन है? तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, तो ये आपका गलत है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, ये भी कथन आपका सही है। राष्ट्रीय जल मिशन, तो ये भी कथन आपका सही है। तो दो गलत है, इसके अतिरिक्त ये सब क्या है? सही है। पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में किसे अंतर्गत शामिल मिशन है? तो 3 मिशन है, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी GS दृष्टि का जो घटना चक्र का जो GS दृष्टि आता है उसके संपूर्ण बुक का डिस्कशन करवा चुके हैं। उसमें केवल हम उसी पॉइंट को कवर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि इको मार्क किसे कहा जाता है? इको मार्क किसे दिया जाता है? तो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है। अगला सवाल है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? एक बार फिर से कॉल करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इको मार्क। क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया? तो इको मार्क का। इको मार्क क्या होता है दोस्तों? तो पर्यावरण के जो मैत्रीपूर्ण हो यानी कि भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है। अगला सवाल पे आएंगे, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण औद्योगिकीकरण हानिकारक है किसके लिए? तो उपर्युक्त सभी के लिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो संतुलित विकास के लिए। संतुलित विकास के लिए क्या है? नगरीकरण औद्योगिकीकरण हानिकारक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए ये दोनों क्या है? हानिकारक। नगरीकरण क्या होगा? तो क्या होगा? नगरीकरण जब किया जाएगा किसी भी देश या किसी गांव में तो वहाँ के जितने भी वृक्ष होंगे वन होंगे उसको काट दिया जाएगा। उससे क्या होगा? हमारे पर्यावरण पर क्या होगा? विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही है।
जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो ये भी क्या आपका सही आंसर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है ग्रीन हरित। ग्रीन हरित यानी किसी को बोला जाता है ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? लेखक से संबंधित है और पर्यावरण में आपको एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन लेखक से पूछ लिया जाता है कि ये पुस्तक किसका है। तो ये पूछा जा रहा है कि हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं WM एडम्स, और ये सवाल BPSC में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, क्या है दोस्तों, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ग्रीन आर्मी ने किस देश द्वारा प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी परियोजना चलाया गया है किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाल ही में पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम चलाया गया है किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है ग्रीन वॉश इंगित क्या करता है? पूछा जा रहा है ग्रीन वॉश जो होता है वह किसको इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, यह किससे संबंधित है? ये ग्रीन वॉश से संबंधित है। अगला सवाल है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की क्या इकाई है? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की क्या इकाई है? तो इसकी इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है दोस्तों? भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है नीले कार्बन। क्या है दोस्तों? नीले कार्बन के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। नीला कार्बन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नीला कार्बन यह समुद्री घास एवं अंतर ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन है। तो नीला कार्बन उसे कहा जाता है जो यह समुद्री घास एवं अंतर ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन होती है, जिसे क्या कहते हैं? नीला कार्बन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है। अगर पृथ्वी जो होती है वह कार्बन को अवशोषित करती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्बन स्पेस। तो कार्बन स्पेस आप लोग आज से याद रखेंगे कि पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को कार्बन स्पेस कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या संगठन के द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त होती है, क्या कहलाती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या संगठन के द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त होती है उसे कहा जाता है, आइए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। तो उसे कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। क्या है दोस्तों? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कार्बन ट्रेंडिंग। क्या है दोस्तों? कार्बन ट्रेंडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है UNEP द्वारा इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो ये कथन सही है। कार्बन ट्रेडिंग की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो UNEP के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। कार्बन ट्रेंडिंग जो है इसका उद्देश्य है कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। अगला पॉइंट देखेंगे कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग किसे कहते हैं? तो कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है। यह एक शुल्क है जो हरित गृह गैस के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। तो ये आपका कथन गलत है। तो 1, 2, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कार्बन ट्रेडिंग जो होता है इसका संकल्पना प्रस्तुत किए थे UNEP। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना, और ये क्या करता है? तो ये कार्बन क्रेडिट की खरीद करता है और बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकीय पदछाप। अगर हम लोग पैर के सहारे चलते हैं तो एक पैर जहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? न्यूनतम भूमि को हम लोग कवर करेंगे। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। न्यूनतम भूमि तो पैर की छाप यानी कि पदछाप से अंकित कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे भारत में हरित भवन का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया गया है? पूछा जा रहा है कि भारत में हरित भवन का मूल्यांकन किसके द्वारा नहीं किया गया है? तो ये है BIS के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि लीड गृह एवं
IGBC के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा नहीं किया गया है हरित भवन का मूल्यांकन? तो ये BI20 के द्वारा नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। कार्बन क्रेडिट आप लोग को पहले ही बता दिया, इसकी संकल्पना कौन किए थे? तो ये किए थे UNEP। आइए क्या सवाल है? कार्बन क्रेडिट, ये दोस्तों वो कार्बन ट्रेंडिंग था, ये कार्बन क्रेडिट है, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP का फॉर्मूला तैयार करने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश है चाइना। चाइना क्या किया था दोस्तों? हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP का फॉर्मूला तैयार करने वाला पहला देश था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम वर्ष 2007 में अर्थ आवर को किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? अर्थ आवर को किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया। किसको? अर्थ आवर को। इसके अतिरिक्त आप लोग को बताए थे ग्रीन आर्मी परियोजना कौन चलाया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया चलाया। क्यों चलाया? तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। चलते हैं अगले सवाल पे। हरित सूचकांक जो है यह निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? संस्थान का नाम है हरित संस्थान। क्या है दोस्तों? हरित संस्थान। और ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, और विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, और ये अगला चैप्टर है, और अगले चैप्टर का ये पहला सवाल है। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो संस्थान से आप लोग संस्थान की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन संस्थान से पूछा ही जाता है। तो पहला सवाल है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है। पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, यह नागपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? 9 से नीरी और 9 से नागपुर। अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। जो कहाँ का शहर है? तो स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, जहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि केन्या की राजधानी नैरोबी में UNEP का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है, EVA का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? EVA। इसका जो पूरा नाम है वो हो जाएगा SE से हो जाएगा इन्वायरमेंटल, EV है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगले सवाल पे आएंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। और ये किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और यहीं पे किसका मुख्यालय है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड की मुद्रा है क्या? तो गिल्डर या यूरो। आप लोग याद रखेंगे, गिल्डर या यूरो। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है पूछा जा रहा है। तो ये एक अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में क्या है? भारतीय शोध केंद्र है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है स्थित है? तो ये जोधपुर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है नई भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्थान में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो ये हो जाएगा IIT मुंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों? IIT मुंबई। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, वह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। बॉन सम्मेलन क्या है दोस्तों? बॉन सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बॉन सम्मेलन का संबंध है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से। क्या है दोस्तों? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से ये संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रवासी में बासी है तो बौ से बासी या बौ से बॉन सम्मेलन। आप लोग इसे ऐसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से
वेटलैंड इंटरनेशनल के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला है यह एक गैर लाभकारी संस्था है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल का, वेटलैंड्स इंटरनेशनल का। तो यह क्या है? यह एक गैर लाभकारी संस्था है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह सरकार तथा निजी क्षेत्रकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। तो ये भी कथन सही है। वर्ष 1982 से ही इस अभिसरय की पक्षकार पार्टी है। तो ये भी कथन सही है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल से कौन कौन पॉइंट याद रखना है? तो ये एक गैर लाभकारी संस्था है। यह सरकार एवं निजी क्षेत्रकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। भारत 1982 से इस अभिसमय की पक्षकार पार्टी है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस, कौन सा संगठन है? ग्रीन पीस। इसकी स्थापना कनाडा में हुई है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन सही है। तो क्या है दोस्तों कि ग्रीन पीस का जो स्थापना हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, इसका स्थापना कनाडा में हुआ था। तो ये कथन आपका सही है। ग्रीन पीस का जो प्रमुख उद्देश्य यह है पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा के लिए सरकार की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपका ये दोनों कथन क्या है? सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रीन पीस के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन पीस क्या है? एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, तो ये पहला कथन सही है। गलत पूछ रहा है। जलवायु परिवर्तन, शोध, निर्वनीकरण आदि वैश्विक मुद्दों का ध्यान केंद्रित करती है। ये भी कथन सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। तो ये कथन गलत है। क्या है? गैर सरकारी संस्था है, न कि अंतर सरकारी संस्था है। अगला है यह संस्था यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका के लगभग 55 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो आपका गलत आंसर पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी आपका गलत है। इसमें कह रहा है कि अंतर सरकारी संगठन है। ये गलत है क्योंकि यह एक स्वतंत्र है और गैर सरकारी संस्था है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। आइए चलते हैं अगले अध्याय पे। अगला अध्याय का पहला सवाल है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित नारा क्या है, तो उस नारा का नाम है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से आप लोग को बता दें, नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर आया है SPD का, वो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? ठीक है दोस्तों, तो GD अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। वही वाटरमैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का नेता था। पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या थे? तो ये चिपको आंदोलन का नेता थे। अगले सवाल पे आएंगे। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? थोड़ा कट गया है, आप लोग देख लेंगे। पूछा जा रहा है कि सासाकावा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को सासाकावा पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया था। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह बहुत पुराना करंट हो गया, 2019 का है और अभी चल रहा है 2022। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। तो पहला देखेंगे एपिको आंदोलन से संबंधित है P. हेगड़े। तो ये बिल्कुल सही कथन है।
चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये भी कथन आपका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसे मेधा पाटेकर ये संबंधित है, तो ये भी कथन सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये कथन आपका गलत है। तो पूछा जा रहा है कौन, सुमेलित नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एपीको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है पी हेंगरे, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है बाबा आमटे। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मेधा पाटेकर संबंधित है, और एक और व्यक्ति है जो बाबा आमटे। तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये दोनों व्यक्ति संबंधित है। अगला सवाल है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। जितने भी हम लोग पुरस्कार पढ़ रहे हैं अभी, ये सभी पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो क्या है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में इसका मुख्यालय है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, उसका हम स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा जा रहा है, ये मिलान करना है, तो चलिए आइए मिलान करते हैं। तो पहला है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग को पता ही होगा। उसके अतिरिक्त गौरा देवी का भी चिपको आंदोलन से संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी पढ़े हम लोग, तो ये बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मैती आंदोलन का संबंध है कल्याण सिंह रावत से। ठीक है, मौसम मैती आप लोग ऐसे याद रखेंगे। तो माँ जो होती है ना, बच्चों के कल्याण के बारे में सोचती है, तो मैती आंदोलन हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। उसके बाद है बिश्नोई आंदोलन, तो इसका संबंध है संत जाम्भोजी। ठीक है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन हो गया गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा बाबा आमटे, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, और बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंदोलन का क्या नाम है दोस्तों? तो साइलेंट वैली आंदोलन। तो इसका सही कथन है यह कुंती पूजा, क्या है दोस्तों? कुंती पूजा नदी पर निर्माण अधीन जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध में प्रारंभ किया गया था। तो साइलेंट वैली जो आंदोलन था ये क्यों शुरू हुआ? तो इसका यही कारण था कि कुंती पूजा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध में इसे शुरू किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि शादी के दौरान क्या होता है दोस्तों? शादी जो होता है तो दूल्हे के द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाले आंदोलन को कहा जाता है मैती आंदोलन। अब मैती आंदोलन का संबंध किससे था? कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम था कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन की एक परंपरा थी। परंपरा यह थी कि शादी के दौरान जो था दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाया जाता था। यानी कि दुल्हन की जो मायका होती थी वहाँ पर दूल्हा जब जाता था वहाँ पे क्या लगाता था? पेड़ लगाता था। किस आंदोलन के दौरान? तो मैती आंदोलन के दौरान। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम था कल्याण सिंह रावत। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन संरक्षण से। अभी हम बताएं कि ये ऐसा चैप्टर है जो पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन का वन संरक्षण से। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? देख लेते नीचे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मैती आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। एपीको आंदोलन की बात करेंगे तो ये उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एपीको आंदोलन से ही प्रेरित होकर दक्षिण भारत के कर्नाटक में एक अभियान चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम था एपीको आंदोलन। यह कहाँ चलाया गया था? दक्षिण भारत के कर्नाटक में। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला है कि बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, तो ये आपका क्या है? गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि
मोलाई पेंग, जादव मोलाई पेंग ने असम के रेत क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया था। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों चौथा ऑप्शन कि जादव मोलाई पेंग ने असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? क्या नाम दोस्तों? राजनीतिक लालच का खेल किस आंदोलन को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा रविंद्र कुमार सिन्हा। आप लोग इसे याद रखेंगे, हु इज़ द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया? तो उस व्यक्ति का नाम है रविंद्र कुमार सिन्हा। वाटर मैन ऑफ इंडिया आप लोग को पता ही है, राजेंद्र सिंह। अगला सवाल है, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये पक्षी से संबंधित है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। तो क्या नाम है पुस्तक का? हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे सलीम अली। अगला सवाल है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चैप्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। और इस सवाल को पेपर में अक्सर करंट से रिलेट करके पूछा जाता है कि इस वर्ष सासाकावा पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि 2022 से पूछा जाएगा। तो 2022 का सासाकावा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर, ठीक है दोस्तों, ग्रीन ऑस्कर से नाम से जाना जाता है? तो व्हिटली पुरस्कार को, क्या नाम दोस्तों? व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाएगा इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका भी संबंध है पर्यावरण से। पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो व्हिटली पुरस्कार। और इसका दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, के नाम से किसे जाना जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। अगला है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ द स्पैरो, ये जो आत्मकथा ये सलीम अली की आत्मकथा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली अवार्ड को क्या बोला जाता है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अपराजिता दत्ता को और प्रमोद पाटिल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछा जाएगा तो ये इसी से पूछा जाएगा कि व्हिटली अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार है। और यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये अगर ये पूछा भी जाएगा तो करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा, उतना पीछे जाकर नहीं पूछेगा। तो चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एन. स्वामीनाथन को जाना जाता है। जबकि पूरे विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति का जनक जाना जाता है। किसमें? तो वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलो का। भारत की बात करेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह आंदोलन संत जाम्भोजी द्वारा वनों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बिश्नोई आंदोलन से संबंधित कौन है? तो संत जाम्भोजी इससे संबंधित है। और यह वनों के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस थिमक्का को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो पांडुरंग हेगड़े जो है यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है। जबकि बाबा आमटे, मेघा पाटेकर और अरुंधति राय जो है इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, बाबा आमटे, उसके बाद मेधा पाटकर और अरुंधति राय, ये सब नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं।
अगला सवाल देखेंगे, किस संस्था के द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? क्या है दोस्तों? पर्यावरण का यह पुरस्कार है सासाकावा पुरस्कार, और यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उस पुरस्कार का नाम था चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका भी संबंध है पर्यावरण से। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित पुस्तकों और उनको लेखकों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक तरफ लेखक है और दूसरे तरफ दिया गया है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो पहला है अमरकंटक से अमरकंटक। तो अमरकंटक से अमरकंटक पुस्तक के लेखक हैं अनिल माधव दवे। ठीक है दोस्तों, अनिल माधव दवे जो है यह किस पुस्तक का रचना किया है? तो अमरकंटक से अमरकंटक। आते हैं अगले सवाल पे। फॉल ऑफ स्पैरो, पिछले चैप्टर में हम देखे हैं इसी चैप्टर में कि फॉल ऑफ स्पैरो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सलीम अली, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इट्रेटस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्रेटस के लेखक है सुनीता नारायण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनीता नारायण जो है यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्रेटस के लेखक है। अगला है, अगले पुस्तक का नाम है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। तो पर्वत पर्वत और बस्ती बस्ती के लेखक हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है दोस्तों, तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है यह किसके लेखक है? तो ये पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। अमरकंटक से अमरकंटक हो गया अनिल माधव दवे। फॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्रेटस के लेखक हैं सुनीता नारायण। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है 2 4 3 1। अगला सवाल है, ये आप लोग का अंतिम अध्याय है, ये पर्यावरण का अंतिम अध्याय है। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आपको इसी बुक से वो सवाल मिल जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो यह है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पूछा जा रहा है ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे बेहतर है? तो वो है सौर सेल। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सौर सेल। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो पर्यावरण प्रदूषण सौर ऊर्जा वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय है हरियाणा में, और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ये स्थित है कोच्चि में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल है ये जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है ये क्या है? बायोडीजल की फसल है। अगला सवाल देखेंगे, नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है? पूछा जा रहा है किसकी खेती इथेनॉल के लिए किया जाता है? क्या है दोस्तों, किसकी खेती इथेनॉल के लिए किया जाता है? तो मक्का की खेती इथेनॉल के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है यह
न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि सौर ऊर्जा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते, तो ये गंगा डेल्टा में दोस्तों, गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है जल विद्युत। अगला सवाल है कोल बेड मीथेन। क्या है दोस्तों? कोल बेड मीथेन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो पूछा जा रहा है कि कोल बेड मीथेन जो है इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कोल बेड मीथेन क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है दोस्तों, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, न कि कोल बेड मीथेन। अगला है प्राकृतिक गैस। यह प्राकृतिक गैस का ही एक गैर परंपरागत रूप है, तो ये आपका सही है। यह कोयला खनन प्रक्रिया के दौरान निर्मुक्त होती है, ये भी कथन सही है। अमेरिका तथा कनाडा कोल बेड मीथेन के उत्पादन में अग्रणी देश है। ठीक है दोस्तों, तो कोल बेड, आप लोग इसमें से एक पॉइंट याद रखेंगे कि कोल बेड मीथेन के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो अमेरिका है और कनाडा है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ठीक है, तो हो जाएगा सौर शक्ति। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका सही कथन है। पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ यानी कि शुरू किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित हुए थे, तो ये आपका क्या है? गलत कथन है, तो केवल एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और यह पर्यावरण का लास्ट सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य कथन है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको IRENA भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, जिसका मुख्यालय अबू धाबी में स्थित है। तो पहला पॉइंट सही है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। अगला पॉइंट देखेंगे, 9 जनवरी 2019 को कतर इसका 160वां सदस्य बना, तो ये कथन आपका गलत है। भारत IRENA यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का एक सदस्य देश है, तो ये भी कथन आपका क्या है? तो सदस्य सही है। उसके बाद है, इस संगठन की स्थापना 2014 में हुई थी, तो ये आपका गलत कथन है। तो आइए देखते हैं कौन सा। तो 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। इस टाइप के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बाय द वे कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग सही करके आएंगे। तो पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, यह अंतर सरकारी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है और भारत इसका एक सदस्य देश है। ठीक है, तो ये भी 2 कथन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आप लोगों का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यह NCERT सार कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सहित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था, जो किसी प्रीवियस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, एक दो बार देख लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग को 100% गारंटी देते हैं कि यहीं से आप लोग का क्वेश्चन टकरा जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, हो सके तो किसी ग्रुप में